हेलो एवरीवन, द फंडामेंटल पावर चैनल में आपका स्वागत है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और, जो लोगों की क्वेरी आ रही है कि ये चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, तो एग्जैक्टली ये चैप्टर लंबा है। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करीब 20 से 22 घंटे का लेक्चर है कंप्लीट। अगर कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाए तो एटलीस्ट मैं कम करूँ, ट्राई करूँगा थोड़ा शॉर्ट में हो जाए, बट इतने तो आपको स्पेंड करने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं कंप्लीट कवर करूँगा। इसमें किसी भी टाइप का इसमें कट नहीं करूँगा कि कोई टॉपिक आपका रह जाए। जितने भी आईआईटी एडवांस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे टॉपिक कवर होंगे। इसमें कोई अलग से मेरा ये स्कीम नहीं है कि आप कुछ वीडियोस यहाँ देख लो फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के मेरा अलग से देख लेना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आईआईटी एडवांस तक कवर करूँगा, और ऑब्वियस सी बात है कि मेडिकल भी उसी में कवर होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को मत देखिए कि कितने नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हो रहे हैं, वीडियो कितनी लंबी हो रही है, कितनी छोटी हो रही है। आप टॉपिक्स देखो, ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर होंगे। ठीक है, आप किसी भी अदर यूट्यूब के चैनल से आप मैच कर लेना, उनसे ज़्यादा ही टॉपिक्स मिलेंगे आपको, उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे ज़्यादा लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान रखना। आपको अलग से कोई सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सारे लेक्चर्स मेरे देखे होंगे। आप कोई बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, जैसे प्रैक्टिस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की अवस्थी वगैरह है, तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आपको थ्योरी में मेरी तरफ से शायद कोई रिक्वायरमेंट ना हो कि आपको कोई नोट्स देखना पड़े, ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, चलिए इफेक्टिव बफर रेंज की बात करते हैं। तो बेसिकली जो बफर सॉल्यूशन हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था पीछे कि बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है या कैसे बफर सॉल्यूशन हमें पहचानना है। अब एक आता है बफर रेंज। इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन कब तक अच्छा वाला बफर की तरह काम करता है। एक होता है जैसे क्लास में बच्चे ने कि एक लिमिट तक ही उनकी बदमाशी बर्दाश्त की जाती है, उसके बाद फिर वो बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाती है। तो सेम ऐसे बफर सॉल्यूशन भी कब तक बढ़िया वाला काम करता है। बढ़िया वाला काम करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने 10⁻⁻1 मोलर HCl मिलाया, ठीक है, तो पीएच चेंज कितने से होना चाहिए था, 1 से, बट चेंज कितने से हो जाए, 0.48 से, 0.52 से, या फिर 0.36, वॉट एवर जो भी चेंज होना है इसके हिसाब से चेंज हो। तो इसको हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर चेंज हमारा कम हो रहा है, मतलब जितना चेंज होना चाहिए था उतना चेंज आपके कम अमाउंट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ठीक है बफर सॉल्यूशन हमारा अच्छा है। लेकिन अगर मान लो 10⁻⁻1 मोलर HCl मैंने मिलाया, पीएच चेंज होना था 1 से, बट चेंज हो रहा है 0.95 से, तो देखो पीएच चेंज का इसमें भी अपोज ही है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव बफर रेंज में वो बताते हैं पीएच की वैल्यू जो इफेक्टिव बफर रेंज के अंदर में आती है, मतलब अपोज जिसमें अच्छा होता हो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव बफर रेंज। तो बेसिकली ये पीएच की वैल्यू होती है। तो इसको मैं डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, इट इज द पीएच रेंज इन विच बफर सॉल्यूशन वर्क्स इफेक्टिवली, तो उसे हम कहते हैं बफर रेंज। और एसिडिक के लिए ये रेंज होती है pKa ±1 तक की, और बेसिस के लिए ये रेंज होती है pKb ±1 तक की। अब देखो बेसिकली हम ये +-1 रेंज कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लो सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो, या फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो, तो उस केस में देखो पीएच का फॉर्मूला क्या बनता है, पीएच इक्वल टू, अगर एसिड के लिए लिखें तो pKa प्लस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस वॉट एवर जो है, तो मैं एसिड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यूज अगर हमारी दोनों बराबर हो जाए तो पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट किसके बराबर आ जाएंगी, pKa के बराबर। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इस लॉग की वैल्यू में वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा, मतलब ये लॉग की वैल्यू जैसे जैसे डोमिनेट करना स्टार्ट करेगी, इसका मतलब सॉल्ट का और एसिड का कंसंट्रेशन चेंज होना शुरू हो गया है। तो हम ये कहते हैं कि लॉग की वैल्यू अगर 0 के अलावा कुछ और आती है, उस केस में आपका बफर परफेक्ट बफर से दूर जा रहा होता है। तो यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाए, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ बेस से सेम हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं परफेक्ट बफर है। परफेक्ट बफर का मतलब सबसे बेस्ट वाला बफर जो काम कर सकता था वो ये था। अब हमें क्या देखना है कि बफर रेंज हम कैसे निकाल रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर
सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाए, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाए, इसका मतलब सॉल्यूशन में एसिड की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो चुकी है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम एक ये बाउंड्री लेते हैं कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन या 10 टाइम्स ऑफ एसिड हो जाए या फिर एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ऑफ सॉल्ट हो जाए। अब इसके बाद जो भी कंसंट्रेशन वेरी करेगा उसको हम बढ़िया वाले बफर में कंसीडर नहीं करते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि वो अच्छे बफर की तरह काम नहीं करेगा। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था। आप यहाँ एक मोटा सा गद्दा लगा दो, अब आप भागते आओ और दीवार पे भिड़ो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको चोट कम लगेगी क्योंकि गद्दा ज़्यादा मोटा है। अब आप क्या करो कि इसमें इस गद्दे की विड्थ कम करना स्टार्ट करो और एंड में जाते जाते आप एक चद्दर नुमा एक पतला सा कुछ लगा दो, आप यहाँ से भागते हुए आओ और भिड़ो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 0.1% चोट कम लगेगी, लेकिन 99.9% तो लगेगा ना। तो सेम ऐसे यही वाले वो पॉइंट हो गया कि हम बफर की तरह है, तो सोल्यूशन देखने में बफर जैसा लगेगा बट इफेक्टिवली उतना अच्छा बफर की तरह काम नहीं करेगा। तो हम एक बाउंड्री लाइन कंडीशन ले लेते हैं कि या तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ऑफ एसिड हो जाए, अब इसके बाद सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो भी बढ़ेगी तो इसका मतलब बफर खराब हो चुका है, और एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ऑफ सॉल्ट हो जाए तो अभी भी अगर अब एसिड की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा बढ़ेगी इसका मतलब बफर हमारा खराब हो चुका है। तो इसके लिए देखो पीएच की वैल्यू अगर लिखते हैं तो pKa प्लस log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid। अब concentration of salt अपॉन एसिड, तो ये किसके बराबर आएगा, तो एसिड को नीचे ले आओगे तो 10 के बराबर आएगा, यानी pKa प्लस log base 10 एंड 10, तो वैल्यू कितनी आ गई pKa प्लस 1 के बराबर। अब दूसरा वाला केस ले लेते हैं, ये वाला। इस केस में pKa प्लस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये किसके बराबर आएगा, तो ये हमारा आएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड लिखोगे तो 10 को इधर लेके आओ, यानी 1/10 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यानी ये हमारे पास कितना आएगा pKa प्लस log base 10, ये हमारे पास वैल्यू 1/10, उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा pKa -1। तो हमारे पास इफेक्टिव बफर के लिए रेंज क्या हो गई pKa प्लस -1, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन हो गई दोनों। तो अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहो तो पीएच की वैल्यू मिनिमम कहाँ से शुरू होनी चाहिए, pKa -1 से स्टार्ट होनी चाहिए और pKa +1 तक जानी चाहिए। इस रेंज में बफर हमारा ठीक ठाक काम करता है, और जिस रेंज में pH की वैल्यू pKa के बराबर हो जाएगी उस पॉइंट पर बफर हमारा सबसे बढ़िया होता है। देखिए बेसिकली बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि आपको कितना H+ या OH- रिक्वायर्ड है यूनिट चेंज इन पीएच के लिए, उसी को हम बफर कैपेसिटी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 0.1 मोलर CH3COOH है और साथ में उसी में हमने 0.1 मोलर CH3COONA मिला रखा है। अब इसका अगर हम पीएच निकालें, pKa की वैल्यू आपको दे रखी है 4.74 के बराबर, तो pH की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो देखो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, यानी pH और pKa की वैल्यू सेम आएगी, यानी pH हमारे पास कितनी आएगी 4.74। ओके। अब इस सोल्यूशन की हमें बफर कैपेसिटी निकालनी है, तो मान लेते हैं हमने इसमें कुछ NaOH ऐड कर दिया, कितना 0.01 मोलर के बराबर, ठीक। तो आप इस पॉइंट पर pH निकालो, जो हमने 0.01 मोलर NaOH ऐड किया हुआ है, इस पॉइंट पर अगर आप pH कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो pH इक्वल टू सेकेंड पी, जिसको मैं pH1 मान लूँ, इसको pH2, तो ये कैसे निकलेगा, तो अगेन pKa प्लस log base 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखो ये चीज़ पुराने वाले अगर क्वेश्चन आपने देखा होगा बफर वाले क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस हम ऐड करते हैं तो आपको रिएक्शन कराने के लिए तैयार होना चाहिए। तो हमारे पास ये तो पहले से बेस है, यानी NaOH इसके साथ रिएक्ट तो करेगा नहीं, NaOH रिएक्ट किसके साथ करेगा, एसिड के साथ, रिएक्शन कराओ तो CH3COOH प्लस NaOH इट गिव्स CH3COO माइनस Na+। ओके, CH3COOH हमारे पास कितना 0.1 मोलर, ये हमने कितना लिया 0.01, रिएक्शन कराओगे तो 0.1 माइनस 0.01 हमारे पास कितना बचेगा 0.09 मोलर, ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया।
ये हमारे पास कितना था 0.1, अब कितना हो गया 0.1 प्लस 0.01 यानी 0.11 मोलर हमारे पास ये हो गया। यानी अब सेकेंड पीएच के लिए वैल्यू हमें निकालनी है, तो pH2 इक्वल टू pKa की वैल्यू 4.74 प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी है 0.11 यानी 0.11 डिवाइड बाई 0.09। इसको सॉल्व करोगे तो 4.74 प्लस लॉग बेस 10 11/9। ओके, अब इसकी वैल्यू अगर आप एग्जैक्टली निकालोगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आता है 4.74 प्लस 0.2 के समथिंग यानी 4.94 के अप्रॉक्सीमेट आ गया। अब बफर कैपेसिटी फाई निकालना है, तो कितना हमने कंसिडरेशन OH माइनस का ऐड किया था 0.01 और कितना हमारे पास टोटल चेंज आया था pH का, तो pH2 माइनस P1 यानी 4.94 pH2 है और pH हमारे पास कितना 4.74 यानी 0.2 का चेंज आया था, दैट इज 1/20 दैट इज इक्वल टू 0.05। ये हमारी बफर कैपेसिटी। चलिए, इसके अलावा बफर कैपेसिटी का एक और फॉर्मूला है 2.303 मल्टीप्लाई बाई A इंटू एस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S। कंसंट्रेशन ऑफ S का मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ A का मतलब एसिड का कंसंट्रेशन। ओके, और ये बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला हालांकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपल ये फॉर्मूला बस एक बार के लिए देख लो और भूल जाओ। अब ये बफर कैपेसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सेम हो जाए। अब ए की जगह बेस भी आ सकता है, मतलब एसिड की जगह बेस भी आ सकता है, दोनों यूज हो सकते हैं, तो उसमें हमें बीच में नहीं पढ़ना है। सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जब जिस केस में बराबर होंगे उस केस में हमारी बफर कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और किसी सोल्यूशन के लिए बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कैसे डिसाइड करते हैं, तो जिस सोल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जो सोल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जैसे चलिए जो सोल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उस सोल्यूशन की बफर कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3COOH 0.2 मोलर और साथ में CH3COO माइनस 0.2 मोलर, एक सोल्यूशन ये हो गया और दूसरा सोल्यूशन हमने ये ले लिया। तो इस केस में बफर कैपेसिटी इसकी ज़्यादा अच्छी होगी और इसकी खराब होगी। रीज़न ये है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो होगा क्या है कि हम जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ HCl मिलाएंगे pH चेंज करने के लिए, सॉरी इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि हमें इसमें pH चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ HCl मिलाना पड़ेगा, इसमें pH चेंज करने के लिए हमें कम अमाउंट में HCl मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अच्छी होती है और थोड़े कम कंसंट्रेशन वाले की बफर कैपेसिटी खराब होती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अब। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें मान लीजिए एक हमने वीक एसिड मिला दिया हो और एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया हो, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो बात समझ लिया, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये सॉल्यूशन हमें पता कैसे चलता है, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें दे रखा हो वीक एसिड, उसकी इक्विलिब्रियम पे H+ की कंसंट्रेशन निकाल लो बिना कॉमन आयन को कंसीडर किए हुए, ठीक है। तो मान लो ये 0.2 मोलर हमने लिया था सपोज करो, ठीक है। तो ये 0.2 मोलर है, इससे H+ मान लो अपने पास 0.02 मोलर मिला है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया, इसमें हमने अब HCl ऐड किया, तो HCl कितना ऐड किया हमने 0.02 मोलर ऐड किया। तो 0.02 मोलर जब ऐड करोगे तो ये H+ कितना प्रोवाइड करेगा 0.02 मोलर और Cl माइनस कितना प्रोवाइड करेगा 0.02 मोलर। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि H+ की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज की हुआ है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होना चाहिए था, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बट ये एक स्पेसिफिक टाइप का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है। तो आपको आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन के लिए क्या देखना है, इक्विलिब्रियम पर H+ की कंसंट्रेशन क्या आ रही है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरी चीज, जब हमने दूसरा कोई एसिड मिलाया है वो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, उसकी H+ की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अगर दोनों की H+ की कंसंट्रेशन सेम आती है उस केस में हमारा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है और उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहते हैं,
थिंक क्लियर? अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो थोड़ा 10-20 सेकंड पीछे करके दोबारा से सुन लेना। ठीक, अब इसको हम यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन है, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन पूछा है कि किस केस में बनेगा, तो हम देखते हैं किस केस में बन सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। के ए की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 CH3CWH के लिए, और HC फॉर्मिक एसिड एक बार ऐड किया तो उसके लिए के ए की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻4। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी वीक एसिड है पहले उसमें H+ की कंसंट्रेशन निकाल लो। ठीक है, देखिए CH3CWH है हमारे पास, इसको सॉल्व करो। ये डिसोशिएट हुआ किस में, CH3CW- और साथ में H+। पहले इसका अल्फा चेक करो, रूट के ए यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.01, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻³ रूट ऑफ 16 इंटू 10⁻⁻4 यानी 4 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू 0.04, यानी ये वैल्यू 5% से क्या है, कम है। तो 5% से क्या है, कम है, तो हम इसको अल्फा की वैल्यू को 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इस केस में हम डिसोसिएशन अगर लिखेंगे तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना C अल्फा और ये कितना बना C अल्फा। दैट मीन्स कंसिडरेशन ऑफ H+ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई अल्फा, C मल्टीप्लाई बाई रूट के ए अपॉन C, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ C इंटू के ए। C की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 10⁻² मल्टीप्लाई बाई के ए की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻8 यानी 4 इंटू 10⁻⁻4। अब इसका पीएच कैलकुलेट करेंगे। माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 4 इंटू 10⁻⁻4, तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 4 माइनस ऑफ लॉग बेस 10 10⁻⁻4, यानी ये वैल्यू 4 प्लस माइनस लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, तो 0.60 यानी आपके पास पीएच कितना आ गया 3.4 के बराबर। हालांकि हमें इसका काम नहीं था, हमें बस कंसंट्रेशन ऑफ H+ का काम था। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना मिला 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके, अब आपसे पूछा है कि कौन कौन सा सोल्यूशन आइसोहाइड्रिक होगा। चलिए पहले हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें 0.6 मिली मोलर मिलाया है, मिली का मतलब 10⁻³ फॉर्मिक एसिड मिलाया है। तो आप चेक करो कि क्या ये अकेला अगर सोल्यूशन में होता तो इससे कितना कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमें मिलता। तो आप HCWH को डिसोशिएट करो, H+ साथ में HCW-, तो यहाँ से डिसोशिएट करो C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। अब K की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻4। तो पहले अल्फा चेक करो, रूट ऑफ के ए यानी 8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻⁻3, तो रूट ऑफ 8/6 और 10⁻³ से ये कैंसिल और ये पॉइंट से ये वैल्यू पूरी कैंसिल, तो 8/6 बचेगा, तो कितना आया रूट ऑफ 4/3। तो ऑब्वियस सी बात है ये अल्फा हमारा क्या है 5% से ज़्यादा है, तो 5% से ज़्यादा है, इसका मतलब आप अल्फा को लेस देन 1 करके नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हो। तो इस केस में H+ कैसे निकलेगा, तो आप के की इक्वेशन लगाओ, K इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू C अल्फा मल्टीप्लाई बाई C अल्फा डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6 मिली मोलर, तो 0.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4, यानी 6 इंटू 10⁻⁻4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यानी 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से 3 अल्फ़ा कॉमन, तो अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 और एक क्या आई -2, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2/3। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 आ गई। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालो। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा C अल्फ़ा के बराबर। C कितना है 0.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो ये कैंसिल होगा, कितना आया 0.2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो स्टार्टिंग में CH3CWH की कंसंट्रेशन कितनी थी, वो भी 4 इंटू 10⁻⁻4 आई थी। जिस सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें हमने HCWH मिलाया, उसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आया 4 इंटू 10⁻⁻4 आया। यानी अपना पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या क्या और करेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट है कि 6 इंटू 0.6 मिलीमोलर करेक्ट है। अब बाकी देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी हम चेक कर लेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होना चाहिए था। तो इसको तो छोड़ दो, यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है। अब यहाँ से H प्लस देखो कितना मिलेगा अपने को, तो इधर से H प्लस देखोगे तो 0.4 मिलीमोलर है। तो मिलीमोलर का मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये भी आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन बनाएगा। और D वाला 0.01 मोलर है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके लिए आंसर हमारा क्या आएगा। चलिए 0.01 मोलर CH3COOH। अब देखो इसके लिए Ka की वैल्यू वही पुरानी वाली दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻5, अलग से कुछ दिया नहीं है। तो यही तो हमने सोल्यूशन लिया था बेटा सबसे शुरू में। अब ये क्वेश्चन समझो, डी वाला ऑप्शन ऐसे है कि एक सोल्यूशन है जिसमें 0.01 मोलर CH3COOH है और हमने बाहर से फिर से 0.01 मोलर CH3COOH मिला दिया, तो बेटा कुछ नहीं होगा और क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो बनी रहेगी। तो इसका मतलब हम इसको भी कह सकते हैं इसको मिलाने पर आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव होगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा बफर सॉल्यूशन खत्म हुआ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।